हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रजेश साइंस अड्डा। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th हिंदी की वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 60 प्लस MCQ क्वेश्चंस देख चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में तो जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, और ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद आपका क्लास 10th पूरा फाइनल होगा और बोर्ड एग्जाम 2024 में साथियों आप लोग फुल मार्क्स लेकर आएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने MCQ क्वेश्चंस बता दिए थे। आज की वीडियो में वर्णनात्मक प्रश्न बताऊंगा, जो कि साथियों आपको कॉपी में लिखना होता है। कैसे लिखना होता है सारी चीजें आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो देखिए, आपके वर्णनात्मक प्रश्न में साथियों प्रश्न संख्या 1 आएगा, जो कि साथियों क्या होगा, 6 नंबर का होगा। इसमें लिखा होगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। साथियों आपके पास 2 चीज होंगे। प्रश्न संख्या 1 में गद्यांश होता है। कैसे होता है साथियों, अब देखिए एक गद्यांश आपके पास है। ये लिखा, यह कोई बात नहीं है कि इसका एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्मल बलि का, धीर उत्साही का। इसको पढ़ने के बाद जो ये 3 प्रश्न आप सभी के समकक्ष दिख रहे हैं, इन सभी के आपको उत्तर लिखना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गद्यांश को अगर हल करना है तो आपको पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है, इसका लेखक कौन है। तो एक ट्रिक में आइए मैं आपको बताता हूं इस सवालों के जवाब को कैसे देना है। तो आपको जो कॉपी मिलेगी उसमें सबसे पहले लिखेंगे उत्तर नंबर 1, और उत्तर नंबर 1 का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो साथियों ब्रैकेट में लिखेंगे 1 और लिखना है संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने बात की और ये बात किस में आ रहा साथियों, एक शब्द में और आपको मैं ढूंढ के दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए मित्रता, बात के नीचे क्या है, मित्रता। तो मित्रता नामक पाठ है, वो भी निबंध है। क्या साथियों, निबंध है। किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आपको मैं सजेशन देता हूँ, इनका जीवन परिचय भी तैयार कर लो भैया, ये पक्का फंस जाएगा बोर्ड एग्जाम 2024 में। अब देखिए प्रश्न जो संदर्भ लिखना था आपने लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन से लिखा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब होता है जिसके नीचे अंडरलाइन है साथियों। अंडरलाइंस के नीचे जो भी है उसी का केवल हमें व्याख्या करना है, पूरे की व्याख्या नहीं करनी है। देखिए कैसे करना है। गद्यांश के व्याख्या में हमें यह बताना होता है साथियों कि बात को कैसे अच्छी तरीके से कहा जा सकता है और क्या कहना चाहता लेखक। तो देखिए हमने जो पढ़ा उसका हम लोग यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। लेखक का कथन है कि समाज में उपस्थित लोगों की मित्रता केवल एक स्वभाव और पसंद या रुचि के लोगों से होना है। यह बात पूरी सत्य नहीं है। हम लोग अगर कह देते हैं कि एक ही स्वभाव के, एक ही रंग, एक ही समाज में रहने वाले, एक ही जात के लोगों की मित्रता होती है, तो ये पूरी तरह सत्य नहीं है, पूरी बात सत्य नहीं है। क्योंकि समाज के कई ऐसे पहलुओं को देखा जा सकता है जहां पर लोग एक दूसरे में विभिन्नता देखकर उनके ओर जिसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, तरफ आकर्षित होकर उनसे मित्रता कर लेते हैं। कभी कभी आपने समाज में देखा होगा कुछ ऐसे लोगों को जो कि अन्य जात के हैं, अन्य गुण के हैं, फिर भी उनसे क्या होती है, मित्रता हो जाती है। इसका हो गया व्याख्या। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। इसका जवाब साथियों इसी के अंदर ढूंढ के लिखना है। विभिन्नता देखकर क्यों आकर्षित होते हैं, तो समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। तो साथियों ऑप्शन जो आपका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा,
क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? तो देख लीजिए आंसर यहाँ से बनेगा, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। आई होप आप लोग प्रश्न संख्या 1 करना सीख गए होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1 में साथियों 2 सेक्शन भी होते हैं, अथवा करके होता है। अथवा वाला भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना है, लेकिन अथवा में से और प्रश्न दोनों में से केवल 1 करना है, और जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलते हैं साथियों। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए साथियों, एक गद्यांश होगा उसमें अथवा करके रहता है। अथवा वाले में क्या करना है, जब भी आप अथवा वाला क्वेश्चन हल करेंगे तो आंसर नंबर 1 ही लेगा, लेकिन अगर अथवा वाला करेंगे तो अथवा लिख देंगे, और यहाँ से लेकर शुरू से लेकर और अंत के लिए इतना लिख देंगे डाट डाट करके। तो देखिए एक आपके समझ गद्यांश और है, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, पुनरावृत्ति मतलब होता है दोबारा, जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के संस्कृत आ गया, अब यहीं से पहचानो भैया किस पाठ से लिया गया है, के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। देखिए कुछ ऐसे साथियों व्याख्या करने वाले आ जाते हैं पद्यांश या गद्यांश, जिसके कुछ शब्दों से हम पकड़ सकते हैं किस पाठ से लिए गए हैं। आइए इन 3 प्रश्नों के उत्तर हम लोग करते हैं कैसे। तो ऑप्शन नंबर साथियों आंसर नंबर आपका 1 है, उसका पहला करेंगे संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है। जिस तरीके से मैं संदर्भ लिखना बता रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ऐसा लिखते हैं फुल मार्क्स मिलेगा साथियों, कोई निश्चिंत रहिए, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। आइए इसकी व्याख्या कैसे की जाएगी आपको मैं बताता हूँ। देखिए कैसे व्याख्या की मैंने, लेखक कहता है कि, लेखक के कहना है ना, लेखक कहता है कि हमें समाज और देश में अन्याय, जो अन्याय हो रहा है साथियों, और अत्याचारों को फिर से ना दोहराए जाने के लिए अपनी आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था के दूषित होने के कारण ही सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था का आधार नैतिक चेतना या संस्कृति द्वारा निर्धारित होना चाहिए। धन से संबंधित जितने भी कार्य किए जाएं, उनमें सदैव नैतिकता का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से अन्याय, अत्याचार और संघर्ष समाप्त हो जाता है। तीसरा क्या पूछ के रखा है, प्रश्न संख्या तीसरा पूछ रहा है, हमें अपने आर्थिक व्यवस्था किस भावना से प्रेरित होकर करनी चाहिए। आइए मैं इसको भी बता देता हूँ साथियों, इसी में से ढूंढना रहता है, क्योंकि साथियों जो आपके पास गद्यांश या पद्यांश होता है, इन्हीं में से ये प्रश्न आपको ढूंढ के लिखना होता है। सवाल है हमें अपने आर्थिक व्यवस्था किस भावना से प्रेरित होकर करनी चाहिए। आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए अपनी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर। आप यहाँ देख लो भैया, अब हमें यहाँ से क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरा मैं लिख दे रहा हूँ, हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपको मिल गया होगा कि हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। आई होप आप लोग समझेंगे और अच्छे से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, जिससे कि फुल मार्क्स मिले। और साथियों मेरी गारंटी और मेरे कहने से मानते हैं तो 70 में 70 जरूर मिलेगा और आप टॉप कर सकते हैं हिंदी के अंदर और भी विषयों के अंदर साथियों। अब देखिए साथियों प्रश्न संख्या 2 जो होता है वो पद्यांश को लेकर होता है साथियों। प्रश्न संख्या 1 होता है गद्यांश को लेकर, प्रश्न संख्या 2 होता है पद्यांश को लेकर। तो लिखा प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित पद्यांशों के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब जो आपके पास पद्यांश हैं उनके उत्तर देना है। तो पहला पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंख गिर लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराए।
सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो ते पाए। सूरदास शब्द से पकड़िए कि सूरदास ने लिखा है। ये किससे लिया गया है तो इसको याद रखो, सूरदास ने क्या लिखा है, पद लिखा है। अब इसी से पूरी कहानी तय होगी। आइए प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं। पहले संदर्भ कैसे लिखते हैं, संदर्भ लिखिए, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से, या ग्रंथ सही कर लिख दिए, ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। मतलब साथियों, जो हमारे हिंदी पुस्तक में पद वाला पाठ है उसको लिखा है सूरदास ने, वहीं से इसको लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश की व्याख्या कीजिए। आइए साथियों, हम लोग इसका क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। साथियों देखिए ध्यान से, तो भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की, किसकी तुलना की जा रही है, कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है या लांघ देता है और अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव हैं, मतलब और भी सारे प्रभाव हैं, के कारण बहिरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। इन चरणों की कृपा जब दरिद्र पर पड़ती है तो वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। मतलब दरिद्र भी राजा बन जाता है। साथियों लास्ट लाइन का व्याख्या है, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। इतना करेंगे साथियों, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, निश्चिंत रहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है साथियों, चरण कमल तथा सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो देखिए चरण कमल में साथियों रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। और सूरदास स्वामी में साथियों अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। आई होप आप लोग समझेंगे और प्रश्न संख्या दूसरे को भी बेस्ट लिखेंगे और पूरा का पूरा नंबर पाएंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आप टॉप करेंगे। आइए इसके अथवा वाले सेक्शन को भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि साथियों पद में, जैसे कि साथियों गद में अथवा वाला सेक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार से साथियों पद्यांश में भी होता है। इन दो में से केवल एक करना है, लेकिन मैं दोनों की व्याख्या इसलिए बताता हूँ साथियों कि दो में से पता नहीं कौन सा बोर्ड एग्जाम में आपको करना के मन कर दे, जिसको आप मेरी सहायता से कर सकते हैं। निश्चिंत रहिए, आज की इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर होगा हिंदी का। कुछ समय दीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखना जरूर चाहिए आपको। देखिए ये पद्यांश आपका है, उदय उदित उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे रोचन भर। बहुत रिपीटेड साथियों, PYQ ले लीजिए साथियों, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर काफ़ी साल पूछा गया है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है साथियों। इसके आधार पर 4 प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन इनमें से केवल 3 ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये भी आपको बता रहा हूँ। तो पहला प्रश्न लिखा है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों की ससंदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। देखिए संदर्भ कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग कविता शीर्षक के अवतरित है, कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारे पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है साथियों। मतलब किसने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास ने साथियों। प्रसंग में क्या होता है, प्रसंग में हमें यह बताना होता है कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, और जो साथियों आपके पास प्रधान होगा उसमें क्या बताया गया है, प्रसंग में हमें वो लिखना होता है। तो प्रस्तुत पद में धनुषभंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। चलिए व्याख्या हम लोग करते हैं साथियों। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, उदयचल पर्वत साथियों के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य, मतलब छोटा सा सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल
खिल उठे हैं, सभी संतों के चेहरे मुस्कुराने लगे हैं और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे हैं। नेत्र हर्षित हो चुके हैं। नेत्र हर्षित मतलब होता साथियों खुश हो चुके हैं। आशय यह है कि श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए हैं। सभी लोग क्या हो गए? प्रसन्न हो गए हैं साथियों। अब देखिए इसके बाद काव्य सौंदर्य लिखना होता है। काव्य सौंदर्य का मतलब साथियों इसके अंदर क्या क्या होता है? तो इसके अंदर हमें लिखना होता है भाषा को, रस को, छंद को, शैली को, इससे भी कुछ और अलग अलग चीज़ों को। तो काव्य सौंदर्य अगर बोर्ड एग्जाम में छोड़ भी देते हैं तो नो डाउट इसमें 1-2 नंबर कट सकते हैं, लेकिन तैयारी कीजिए, बहुत आसान है काव्य सौंदर्य भी लिखना। यहाँ पे पहले यहाँ पर मंच की विशालता और श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। काव्य सौंदर्य पहला ये लिख दीजिए। भाषा कौन सी? अवधि है साथियों। शैली कैसी है? प्रबंध और चित्रात्मक है। रस कौन सा? अद्भुत रस है। छंद कौन सा? दोहा है। अलंकार कौन सा? उपमा है, रूपक है और अनुप्रास अलंकार का मंजुक प्रयोग है, मतलब साथियों बहुत अधिक प्रयोग है। गुण कौन सा? माधुर्य है। भाव साम्य कौन सा? कविवर विहारी ने भी श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण करते हुए मानव नीलमल शैल पर आत्मप्रिय प्रभात का वर्णन किया था साथियों। इस आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। और ये प्रश्न संख्या 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही साथियों कंप्लीट हुआ है। आइए इसके क्वेश्चन नंबर और भी 2-3 के ऊपर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इन काव्य पंक्तियों में बाल पतंग किसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है लोचन एवं सरोज के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है उपयुक्त पदांश का आशय स्पष्ट कीजिए। इन चारों के बारे में हम लोग देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें इस काव्य पंक्तियों में बाल पतंग किसे गया है? प्रातःकालीन सूर्य को कहा गया है। बाल पतंग किसे कहा गया है? प्रातःकालीन सूर्य को कहा गया है। इसमें जो साथियों तीसरा प्रश्न था पर्यायवाची लिखने के लिए, तो लोचन का पर्यायवाची होता है आँख और चक्षु, और सरोज का होता था जो कमल और वारिज। अब देखिए इसमें हम लोग किसका वर्णन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था। तो उपयुक्त पदांश का आशय यह है कि श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अति प्रसन्न हो गए। आई होप आप लोग बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं और प्रश्न को अच्छे से करके आएंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 तक बनाना सीख लिया है। आइए इसके अगले क्रम की ओर चलते हैं। देखिए तो प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में भी गद्यांश होता है, लेकिन ये संस्कृत का होता है। इसमें भी 2 सेक्शन होते अथवा वाले, उन दोनों को मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर का साथ है। दूसरा इंपॉर्टेंट है इसमें हिंदी में अनुवाद करना होता है, संदर्भ लिखना होता है। इसमें 2 चीज़ हमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आप व्याख्या करने की सोच रहे तो ये गलत बात है। यहाँ पर आपको केवल हिंदी में अनुवाद करना है। तो मैंने एक शीर्षक ले लिया है, एक साथियों पैराग्राफ ले लिया है। ऐसा नगरे भारतीय संस्कृते संस्कृत भाष्यचस केंद्र स्थली अस्त इतियो संस्कृत वादमास्य संस्कृत सच आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराजः दारासिको अत्रागत्यम भारतीय दर्शन सत्राणम अध्ययनम अकरोत् सतेस्ता ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत यत तेन निदाम अनुवाद पारसी भाषायां करिता। तो साथियों ये जो लाइन है साथियों, अब इसका हमें संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ क्या होता है साथियों, इसको किस पार्ट से लिया गया है, किस सेक्शन से लिया गया है, और हिंदी में अनुवाद ये हिंदी में क्या कहना चाहता है ये बताना है। देखिए साथियों जो आपका इसका प्रसंग साथियों संदर्भ लिखा जाएगा वो है साथियों प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। मतलब साथियों इसमें वाराणसी जो एक पाठ है भारतीय संस्कृत के बारे में उसमें बताया गया है। इसमें कंफ्यूज होने वाला ये बात हो जाता है कि साथियों भारतीय संस्कृत भी एक पाठ है। अब यहाँ पर भारतीय संस्कृत लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। नगरी है साथियों, एक नगर है, तो नगर के बारे में वाराणसी एक नगर है, वाराणसी पाठ के बारे में बताया गया है। तो साथियों बेहतर से पाठ को रीड करके जरूर जाइए, तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे कि किस पाठ से लिया गया है। अब देखिए हिंदी में अनुवाद, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है।
यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वहाँ उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उनसे उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताया हूँ। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। लेकिन इससे पहले भी मैंने आपको यूपी बोर्ड 2024 के पेपर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर अभी उसे देख लीजिए। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है बोर्ड एग्जाम 2024 के हिंदी वाले पेपर में साथियों। तो जरूर जाइए उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और सारा डाउट क्लियर किया उस वीडियो में, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। और हिंदी से रिलेटिव जितने भी वीडियो हैं मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जाके उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आइए। आइए देखिए, अथवा इसमें भी करके आता है, अथवा करके होता है, लेकिन इस दोनों में से केवल एक ही करना होता है। इसमें भी मैंने एक को ले लिया है, इसका अर्थ मैंने लिख दिया है। इसलिए लिखा मानव जीवनस संस्करणम संस्कृता अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतब महंताम पर्यंतनम अकुर्वनम ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाम यान आचरणाम विचारणाम चाद आदर्शयानाम तत् सर्वत्र सर्वम अस्माक संस्कृतः। ये देखिए साथियों, संदर्भ इसका क्या है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। देखिए साथियों, बेहतर तैयार कर लीजिए। ये एक संदर्भ अगर आप लिख लेंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका संदर्भ सही निकल गया तो व्याख्या और हिंदी में अनुवाद नहीं देखा जाता है उतना, संदर्भ सही तो होने से पता चल जाता है कि बच्चे ने अच्छे से किया होगा। तो आप संदर्भ सही करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश जरूर कीजिएगा। अनुवाद क्या होगा, तो मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। देखिए, प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो गया है। व्याख्या वाले सारे सेक्शन को मैं बताऊंगा बहुत ही बेहतर से, तो अभी तक वीडियो में बने रहे तो थैंक यू और लास्ट तक बने रहे साथियों। आइए आगे देखें। अब देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 होता है साथियों। अब ये भी पद्यांश होता है साथियों। तो साथियों एक चीज़ और मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 होता है। कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता दिया, उसको जाकर जरूर देख लो। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है उसमें साथियों। एक श्लोक लिखना होता है। अब उस श्लोक को लिखने के लिए मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि आपको कम से कम 3 श्लोक मतलब कि 6 लाइन के याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर में साथियों 4 लाइन श्लोक आ ही जाता है, मतलब 2 श्लोक आपके पेपर में आ जाता है, चाहे अथवा करके आए चाहे जैसे करके आए साथियों। लेकिन वो 2 आपको नहीं लिखने होते हैं। उस क्वेश्चन बताए जाते कि उस संस्कृत श्लोक को लिखिए जो आपके पेपर में ना आया हो। अब मान लीजिए जो आप 2 याद करके गए और 2 में से 2 ही पेपर में आ गए, तो आप हिंदी में तो अनुवाद कर दोगे 2 में से 1, लेकिन आपका जो ये 7 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर का था वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन साथियों कर नहीं पाएंगे क्योंकि करने के बाद नंबर भी नहीं मिलेगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि 6 लाइन के मतलब कि 3 श्लोक याद करके जरूर जाइए। आइए 2 श्लोक मैं करके दिखाता हूँ और ये 2 याद कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो अलग से एक और याद कर लीजिए, आपके 3 तैयार हो जाएंगे। अब देखिए साथियों, पहला इसमें श्लोक है, बंधनम मरणम वाप जयो वाप प्राज्य उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। इसका संदर्भ लिखना है तो प्रस्तुत श्लोक हमारी, यहाँ पे श्लोक लिखेंगे पद्यांश नहीं लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा साथियों। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूजते पाठ से अवतरित है। ये हो गया। प्रसंग में ये बताना रहता है कि इसमें जो लाइन लिखी गई है वो में क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें सिकंदर और पृथ्वीराज के संवादों के वीरता के परिभाषित किया गया है, मतलब वीरता को परिभाषित किया गया है। अनुवाद क्या है साथियों, तो बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं साथियों।
अब अथवा करके भी आता है तो इन दोनों में से केवल एक करना रहता है, इस बात को क्लियर कर लीजिए। लेकिन जो साथियों श्लोक में बता रहा हूँ, ये दोनों श्लोक तैयार कर लो साथियों, ये आपके पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आइए देखते हैं। अब अगला आपका श्लोक है, सर्वे भवन सुखना, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निराम्याः, सर्वे भद्राणि पश्चात्मा, कश्चिद दुर्भागम भवेत्, दुर्भाग भवेत्। संदर्भ क्या होगा साथियों? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है साथियों। प्रसंग में क्या कहा गया है? प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है साथियों। अनुवाद क्या है? अब अनुवाद वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं साथियों बता रहा हूँ क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करके जाइए। लेकिन सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भोगी भागी या भोगी ना बने। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक साथियों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। आप देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है साथियों, उसमें आपको स्वरचित या स्व अपठित खंड काव्य होता है, जो इसके अंदर साथियों आपको पढ़ना होता है। कितने खंड काव्य होते हैं, कैसे, किस जिले में, किस मंडल में कौन सा खंड काव्य आता है, उसको जानने के लिए साथियों इसे प्रीवियस वाली वीडियो को देख लीजिए, उसमें सारा कुछ मैंने बता दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है साथियों, उसमें 2 प्रश्न होते हैं, खंड का होता है और खंड खा होता है। खंड का में साथियों गद होता है और इसमें होता है पद्यांश, मतलब गद और पद, मतलब एक लेखक होते हैं और एक कवियों का समूह होता है। तो खा वाले में साथियों कवि होते हैं, का वाले में साथियों लेखकों का जीवन परिचय लिखना होता है और खा वाले में साथियों कवियों का जीवन परिचय लिखना होता है। तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाने के लिए ले आया हूँ कि ऑलरेडी मैंने सूरदास के ऊपर कवि सूरदास का जीवन परिचय बता दिया है, अच्छे से समझा दिया। देखो उसी के ऊपर साथियों पेन वेन बना है ना, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। ये 5 नंबर का 6 नंबर का जो भी आता है, क्योंकि अपडेट पेपर हो गया है। पहले ये 5 नंबर का आता था, अब शायद ये अपडेट हो गया है, तो देख लीजिएगा, मैंने वीडियो में बता दिया है, सब कुछ बताया है। तो इसके बारे में जीवन परिचय मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए साथियों, अगले क्रम में क्या है, एक बायोग्राफी में आपको पढ़ा देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, रसखान। तो देखिए आज मैं इस के अगले प्रश्न में जो आपका है ये रसखान के बारे में बता देता हूँ। बायोग्राफी है साथियों, देख लीजिए कि नाम है रसखान, सैयद इब्राहिम इनका बचपन का नाम था और इनको ये सैयद इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। जन्म कब हुआ साथियों? 1548 में हुआ। गुरु का नाम गोस्वामी विठलनाथ। विवाह के सिवा कोई प्रमाण ही नहीं है। विशेष रीत काल के हैं, के महत्वपूर्ण कवि हैं। मृत्यु कब हुआ? 1628 में। रचनाएं क्या है? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, कार्य क्षेत्र, भक्त क्षेत्र। अब देखिए जीवन परिचय अब इनका शुरू होता है, ध्यान पूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा साथियों। देखिए हिंदी साहित्य के ब्रज भाषा प्रेमी, कृष्ण भक्त, मुसलमान कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि रसखान के जन्म के संबंध में अभी तक मौलिक तर्क सामने नहीं आया है। अतः इनकी रचना प्रेम वाटिका के संकेत के आधार पर सन 1548 ईस्वी में जन्म दिल्ली में हुआ माना जाता है, माना गया है। कोई अभी तर्क सही नहीं निकल के आया है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम माना जाता है। रसखान रात दिन श्री कृष्ण भक्ति में विलीन रहते थे। इन्होंने गोवर्धन धाम में अर्थात गोकुल में जाकर अपनी जीवन में की श्री कृष्ण के कीर्तन भजन में लगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? वैष्णो धाम में दीक्षा ली। कहाँ पे? वैष्णो धाम में। लेने पर इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया और रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि रसखान किस नाम से जाने जाते हैं? अनन्य भक्त कृष्ण भक्त के नाम से जाने जाते हैं। ऐसी मानता है कि प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी इनकी अंतिम काव्यकृत, संभवतः इस रचना के कुछ वर्ष बाद 1628 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई।
आई होप आप लोग इसका जीवन परिचय अच्छे से तैयार करेंगे। रचनाएं लिखने के आते हैं तो प्रेम वाटिका व सुजान रसखान की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो अगर इतना करते हैं तो आपको मिलते हैं साथियों 5 नंबर। 3 नंबर जीवन परिचय को, 2 नंबर आपको इनकी रचनाओं को लिखने के लिए मिल जाते हैं। तो आई होप आप अभी तक जो सीख रहे हैं बेहतर सीख रहे हैं। आइए आगे क्या लिखना है, कैसे लिखना है पेपर में, उसको मैं बताता हूँ। अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय वो महादेवी वर्मा का साथियों है, और इनका जीवन परिचय मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। और भी मैंने कई सारे महादेवी वर्मा के साथ साथ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी करवा दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जीवन परिचय करवा दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी वीडियोज को देख लीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय साथियों सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का है। और लास्ट में प्लेलिस्ट जरूर देख कर जाइए, जिससे कि आपका पूरा हिंदी तैयार हो जाए। ये अंतिम प्रहार चल रहा है, इसके बाद हिंदी में आपका कोई भी डाउट बचेगा ही नहीं साथियों। तो महादेवी वर्मा वाला जीवन परिचय का वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने डलवा दिया है। अब जीवन परिचय के बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जिसको मैंने पहले आपको डिस्क्राइब कर दिया है। वहाँ पे श्लोक लिखना होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 में साथियों संस्कृत के 4 या 5 प्रश्न आपके पास होते हैं, जिसमें से साथियों 2 प्रश्नों के संस्कृत में ही उत्तर देने होते हैं। उसको भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बता दिया है, उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिए। आइए अगला प्रश्न कौन सा आता है, कैसे आता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका आता है वो साथियों आपका आता है निबंध को लेकर। क्या आता है? निबंध। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक स्पेशल वीडियो में जनसंख्या वृद्धि के एक अभिशाप अथवा जनसंख्या वृद्धि एक समस्या के ऊपर आपको निबंध लिखकर बता दिया है। और वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। उस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट साथियों मैंने कुछ आपको ऐसे बताया है, वो भी जाकर तैयार कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखना मत भूलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करता हूं, तो उसको भी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। और आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। और मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, पहले से भी पढ़ा के रखा है। मैंने आपको बता दिया जो कि वर्णनात्मक प्रश्न थे उसको मैंने इस वीडियो में करवा दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैंने पहले करवा दिया है, उसका लिंक सब कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके जल्दी से वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छा स्कोर मिले। और 22 फरवरी को अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, और बोर्ड एग्जाम में हल्ला बोल होगा, और अच्छे से तैयारी करिए। आई होप आप लोग बेहतर से तैयारी करके जाएंगे और अच्छी से अच्छी कॉपी को लिखेंगे। और भी बेस्ट ऑफ लक ब्रिजेश साइंस अड्डा की ओर से आपका पेपर बेस्ट जाएगा और आपका स्कोर भी अच्छा जाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस वीडियो के बाद आएगी साइंस की महामैराथन क्लासेस। जय हिंद, वंदे मातरम।